गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समष्टि अर्थशास्त्र की राष्ट्रीय आय संबंधित टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले कई लेक्चर में हमने राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख जो अवयव हैं यानी बाज़ार कीमत पर जीडीपी, जीएनवी, एनएनपी और एनडीपी, साथ ही साधन लागत पर जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी की गणना कैसे की जाती है, ये हमने विस्तृत चर्चा की है। इसके अलावा भी राष्ट्रीय आय के कुछ महत्वपूर्ण और भी अवयव हैं जिनकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। आज हम इसी प्रकार के कुछ अन्य राष्ट्रीय आय के अवयव के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है प्राइवेट इनकम या निजी आय। निजी आय का अभिप्राय निजी व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय, अन्य स्रोतों से प्राप्त आय एवं निगमों, बच्चों निगमों से तात्पर्य होगा कॉरपोरेट द्वारा अवितरित लाभ के कुल योग में से यदि हम सामाजिक सुरक्षा अंशदान तथा सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ एवं बचतों को घटा दें तो हमें निजी आय प्राप्त होगी। यानी कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा क्या आय प्राप्त की जा रही है। तो पिछली जो हमने एनएनपी फैक्टर कॉस्ट जिसे कि आप राष्ट्रीय आय कहते हैं, उनमें कुछ तत्वों को हमने शामिल कर दिया था, उसे हमें लेस करना है क्योंकि वो गवर्नमेंट की इनकम है। और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें कि हमने ऐड नहीं किया था लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर की इनकम होते हैं, तो उन्हें हमें ऐड करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले हम देख रहे हैं कि प्राइवेट इनकम फॉर्मूला देखेंगे इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। बच्चों एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जिसे कि हम क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय आय। जब हम साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसे ही राष्ट्रीय आय कहा जा रहा है। इस राष्ट्रीय आय में हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स को जोड़ेंगे। ट्रांसफ़र पेमेंट्स मतलब हस्तांतरण भुगतान। ये हस्तांतरण भुगतान क्या होंगे, जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, कोई उपहार, सामाजिक सुरक्षा से प्राप्त लाभ, जैसे कई प्रकार के मैटरनिटी बेनिफिट्स और भी कई प्रकार के बेनिफिट जो सरकार दे रही होती हैं। ये मेडिकल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, विदेशों से भेजी गई राशि जिसे हम रेमिटेंसेस भी कहते हैं, अन्य अप्रत्याशित लाभ भी हो सकते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो कि आपको शेयर्स या और किसी प्रकार से जैसे लॉटरी है। इसी के साथ साथ ट्रांसफ़र पेमेंट्स के साथ साथ ही सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज। बच्चों सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज को हमने राष्ट्रीय आय की गणना करते समय, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जोड़ा नहीं था। क्यों नहीं जोड़ा था? क्योंकि ये एक हस्तांतरण भुगतान था, यानी कि गवर्नमेंट से पब्लिक के पास जा रहा था। लेकिन अब चूंकि हम केवल प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस प्राइवेट इनकम में सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज को भी जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि सरकार ने जो पब्लिक से ऋण लिया है और सरकार जो ब्याज चुका रही है उस ब्याज को जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की क्या है, पब्लिक की क्या है, इनकम। इसी के साथ साथ इसमें से कर्मचारियों को मिलने वाला सामाजिक सुरक्षा अंशदान, यानी कि आपको मालूम होगा जैसे एलआईसी है या भविष्य निधि अंशदान है। ये क्या है कि जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें कई प्रकार जो सामाजिक सुरक्षा अंशदान है जो हमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करता है, यानी हम जो प्रीमियम देते हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, भविष्य निधि अंशदान या जीवन बीमा के लिए जो हम अंशदान करते हैं, इन सभी प्रकार के अंशदानों को सामाजिक सुरक्षा अंशदान कहा जाता है। इसे लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर के इनकम नहीं बनते हैं। दूसरा, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ और बचतें। बच्चों सार्वजनिक उपक्रम किसके अंडर होते हैं? ये गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं। केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं, राज्य सरकार के भी हो सकते हैं, लेकिन ये सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ और बचत जो है ये इकोनॉमी में फैक्टर्स की इनकम नहीं बनते हैं, यानी कि साधनों की आय या प्राइवेट आय का हिस्सा नहीं है। तो आप पुनः गौर करें, इसे हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। निजी आय
राष्ट्रीय आय जो कि किस पर कैलकुलेट की गई है, साधन लागत पर कैलकुलेट की गई है राष्ट्रीय आय, जिसे आप NNP एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। और ये जो फैक्टर कॉस्ट है, ये फैक्टर कॉस्ट हमारी राष्ट्रीय आय का निर्धारण कर रही हैं। इसे आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। जब हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत पर ज्ञात की गई राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतानों को जोड़ दें और हस्तांतरण भुगतान में किस प्रकार के भुगतान होंगे, जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, उपहार या सामाजिक सुरक्षा से प्राप्त लाभ, विदेशों से भेजी गई राशि, अप्रत्याशित लाभ यानी विंडफॉल गेन्स भी हो सकते हैं, लॉटरी से प्राप्त राशि हो सकती है, इन्हें हम क्या कर दें, जोड़ दें। साथ ही साथ सामाजिक ऋणों पर ब्याज, ये सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज किस प्रकार के हो सकते हैं, जब सरकार ऋण लेती है पब्लिक से और उनके बदले में उन्हें ब्याज जो चुकाती हैं, तो ये प्राइवेट सेक्टर की इनकम बन सकते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा अंशदान यानी कई प्रकार की जो सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस है, जैसे LIC है, भविष्य निधि, इन पर हमें कंट्रीब्यूशन देना होता है या एम्प्लॉय को देना होता है, तो ये एम्प्लॉयज़ की तरफ जो सुरक्षा अंशदान दिया जा रहा है, ये प्राइवेट सेक्टर के क्या बन जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर की इनकम को कम कर देते हैं, इसलिए हमें इसको लेस करना है। दूसरा, सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ को भी हमें इसमें से घटा देना है। सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ किसके हैं, सरकार के, ये प्राइवेट सेक्टर की इनकम नहीं बनते हैं। तो निजी आय ज्ञात करने के लिए हमें साधन लागत पर ज्ञात राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान एवं सार्वजनिक ऋण पर ब्याज को जोड़ देना है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा अंशदान और सार्वजनिक उपक्रमों के लाभ को यदि हम घटा देते हैं तो हम राष्ट्रीय आय से निजी आय ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पर्सनल इनकम या वैयक्तिक आय। वैयक्तिक आय का अभिप्राय किसी देश में निजी व्यक्तियों द्वारा वर्ष के दौरान समस्त अर्जित आय तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली समस्त वास्तविक प्राप्तियों के योग से है, जो प्रत्यक्ष करों के देने से पूर्व प्राप्त होती है। व्यक्तिगत आय की गणना करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि समस्त अर्जित आय और अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली समस्त वास्तविक प्राप्तियों का योग है, जो प्रत्यक्ष कर देने से पूर्व प्राप्त की जाती है। इसे ज्ञात करने के लिए आप देख सकते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट यानी नेशनल इनकम, जिसे आप कहेंगे NNP एट फैक्टर कॉस्ट, इनमें से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को हम घटाएंगे, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं। एक और फैक्टर जो यहाँ इम्पॉर्टेंट है, हमने प्राइवेट इनकम को ज्ञात करते समय नहीं किया था, कॉरपोरेट इनकम टैक्सेस को घटाना है। कॉरपोरेट सेक्टर यानी कि निगमों के लाभ पर जो कर लगाया गया है, बच्चों कर किसकी आय बनेंगे, सरकार की, इसलिए निगमों के लाभ पर कर को घटा देना है। साथ ही साथ निगमों के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि ये साधनों की आय नहीं बनते हैं, अवितरित लाभ, इसे हम क्या कहेंगे, अवितरित लाभ को घटा देना है। साथ ही साथ हस्तांतरण भुगतान, जिसमें पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, उपहार, सामाजिक सुरक्षा से प्राप्त लाभ, विदेशों से भेजी गई राशि, अप्रत्याशित लाभ, इन सबको जोड़ देना है। और साथ ही साथ सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, यानी कि सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज को हमने राष्ट्रीय की गणना करते समय इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन ये प्राइवेट और प्राइवेट के साथ साथ पर्सनल इनकम का भाग होते हैं, पर्सनल इनकम बनते हैं, इसलिए इन्हें जोड़ दिया जाता है। आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं। वैयक्तिक आय यहाँ हमने दिया है, राष्ट्रीय आय में से सामाजिक सुरक्षा अंशदान को घटा दिया गया है, कंपनियों पर आयकर को भी घटा दिया गया है। साथ ही साथ हम अवितरित लाभ, अवितरित लाभ किसकी इनकम बनेंगे, फर्म की या कॉरपोरेट सेक्टर की, जो कि साधनों की आय का हिस्सा नहीं होंगे, ये व्यक्तिगत आय नहीं बनेंगे, इसलिए इन्हें घटा दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आय में ये
सम्मिलित कर लिए गए थे। और हस्तांतरण भुगतान एवं सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज को हम जोड़ देंगे। मान लीजिए कि हम व्यक्तिगत आय ज्ञात कर रहे हैं और प्राइवेट इनकम ज्ञात कर चुके हैं, निजी आय ज्ञात कर चुके हैं, तो तब हमें ऐसी स्थिति में यदि निजी आय ज्ञात है और व्यक्तिगत आय ज्ञात करना है तो केवल दो ही प्रकार की जो फैक्टर्स हैं उन्हें लेस करना होगा। अवितरित निगम लाभ, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट और कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्सेस। देखिए, अवितरित निगम लाभ निगम का हिस्सा, निगम की आय का हिस्सा होंगे, ये पर्सनल इनकम नहीं बनेंगे। साथ ही निगम लाभ कर, क्योंकि कर है, कहाँ चले जाएंगे, सरकार की आय बन जाएंगे, इसलिए हमें इन दोनों को ही माइनस कर देना है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं डिस्पोजेबल इनकम या प्रयोज्य आय। बच्चों, ये प्रयोज्य आय जिसे निर्वर्ती आय भी कहा जाता है। सबसे पहले हमने निजी आय ज्ञात की, निजी आय से व्यक्तिगत आय को ज्ञात किया। व्यक्तिगत आय में से यदि प्रत्यक्ष करों को, डायरेक्ट टैक्सेस को और सरकार के द्वारा लगाए गए फीस और जुर्माने को घटा दें, क्योंकि व्यक्तिगत आय में कर राशि चुकाने के बाद व्यक्ति उसे अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकता है या चाहे तो बचत कर सकता है। इसलिए प्रयोज्य आय या खर्च करने योग्य आय कुल उपभोग, व्यय एवं बचत के योग के भी बराबर हो सकती है। आप इसे फॉर्मूले से देख सकते हैं। डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। हम क्या कह रहे हैं इसको, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। इसके साथ साथ ही यानी कि कर चुकाने के बाद जो आय बचेगी उसी को तो आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स तो आपको चुकाना होगा। तो हम जिस आय को इच्छा अनुसार खर्च कर सकते हैं, कर रहे हैं, यह आवश्यक नहीं है, हो सकता है हम उसमें से बचत भी करें, लेकिन उपभोग और बचत करने योग्य आय को हम क्या कहेंगे, प्रयोज्य आय या खर्च करने योग्य आय। क्योंकि ये खर्च करने योग्य है, इसलिए या तो ये उपभोग पर खर्च हो जाएगी या इसे बचत कर लिया जाएगा। इसलिए इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला और भी है कि प्रयोज्य आय इक्वल्स टू डिस्पोजेबल इनकम इक्वल कंजम्पशन प्लस सेविंग। क्या कहा गया है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। इसे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। प्रयोज्य आय यानी वैयक्तिक आय माइनस प्रत्यक्ष कर और सरकारी फीस या जुर्माने जो हैं वो भी आपको कंपल्सरी पेमेंट्स जिसे हम कहते हैं। तो चाहे हम वैयक्तिक आय जितनी भी प्राप्त कर चुके हैं, आप सीधा उसे खर्च नहीं कर सकते, आपको सरकार को कर चुकाना होगा उसमें से, जिसे हम डायरेक्ट टैक्स कह रहे हैं। और साथ ही साथ यदि कोई फ़ीस और जुर्माना है तो उसे भी आपको निश्चित तौर पर कंपल्सरी पेमेंट करने होंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है वही आपकी प्रयोज्य आय या खर्च योग्य आय होगी। इसी के साथ साथ इसे आप बचत एवं उपभोग का योग भी मान सकते हैं। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय हमें क्यों ज्ञात करना है या इसको हमें क्यों स्टडी करना है, इस पर आप ध्यान देंगे। प्रत्येक प्रकार की अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमतें स्थिर नहीं रहती हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव कीमतों में ही आते हैं। उनमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं और बढ़ती कीमतों में उत्पादन न बढ़ने पर भी उत्पादन वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अतः दो अलग अलग वर्षों में राष्ट्रीय आय की गणना करने तथा आर्थिक विकास की तुलना करने में कीमतों में होने वाली घटत बढ़त के प्रभाव को अलग करना जरूरी होता है। इसके लिए राष्ट्रीय आय के आंकड़ों में समायोजन इस प्रकार से किया जाता है कि कीमतों में वृद्धि होने पर भी राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को डिफ्लेट किया जाता है। बच्चों, डिफ्लेट यानी संकुचित किया जाता है, और कीमतों में कमी हो जाने पर उसे इन्फ्लेट यानी विस्तार किया जाता है। क्योंकि कीमत स्तर में परिवर्तन का औसत माप कीमतों के सूचकांकों से यानी निर्देशांक, जिसे आप प्राइस इंडेक्स नंबर्स के द्वारा भी किया जाता है। अतः स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए
हमें इस प्रकार का फॉर्मूला देखना होगा। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय इक्वल टू चालू कीमतों पर, चालू यानी वर्तमान वर्ष जिसके लिए हमने ये ज्ञात किया है, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय डिवाइड, ये साइन डिवीजन का है यानी भाग देना है, अपॉन कीमत सूचकांक यानी आधार वर्ष पर आपने क्या सूचकांक माना है, एंड द होल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, उसे आपको किससे इंटू कर देना है, 100 से। इस प्रकार से जो राष्ट्रीय आय ज्ञात होगी वो स्थिर कीमतों पर होगी, अर्थात कीमतों के उतार चढ़ाव, कीमतों के बढ़ने या घटने से राष्ट्रीय आय पर जो प्रभाव हुआ होगा उसे हमने स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय ज्ञात करके खत्म कर दिया है। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, यानी एक देश की घरेलू सीमाओं में जितनी राष्ट्रीय आय हमने कैलकुलेट की है साधनों के द्वारा जो प्राप्त आय थी, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य क्या होगा कि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय है ये, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को यदि हम वहाँ की कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाए।